मेरे यहाँ भी एक बायोडीजल का प्लांट है 3000 लीटर का। अब वो टोल जो है वो उसको आदिवासी ट्राइबल कॉरपोरेशन जो है वो 4.5 रुपये रेट देती है। मैंने उनको कहा मैं 7 रुपये देता हूँ भाव, 8 रुपये देता हूँ। बोले आप नहीं खरीद सकते। फिर मैंने स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लाई और मैंने कहा जितना ट्राइबल कॉरपोरेशन देगी उससे 2 रुपये ज़्यादा दूंगा। अब वो ट्राइबल सेक्टर में केवल ये नॉन एडिबल ऑयल सीड कलेक्ट करने से जंगलों में रहने वाले ट्राइबल सेक्टर के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लाखों लोगों को। वहाँ मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, लाखों बच्चे मेल न्यूट्रिशन के कारण मर जाते हैं, प्रोटीन्स उनको मिलता है। कभी कभी मेरे समझ में नहीं आता कि सॉल्वेंट प्लांट में, सोयाबीन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में हम केक निकालते हैं, उसमें 49% प्रोटीन्स है और हिंदुस्तान की सब केक हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश का रिच प्रोटीन्स जो है 49% जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वो किसके लिए जाता है? वो सफ़ेद रंग के जो सूअर है वो मोटे बनते हैं, उनका मटन खाने, मांस खाने के लिए हम पूरे यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे देश के गरीब ट्राइबल के लड़के बेचारे मेल न्यूट्रिशन के लड़के लड़कियां मर जाते हैं। उनका वजन कोई 2 किलो 2.5 किलो, ऐसे क्या हालत है, बहुत भयंकर स्थिति है। कभी कभी ये जो स्थिति है इसको बदलने के लिए जब ट्राइबल मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हमने ली तो उसमें हमने आग्रह किया, और मैं अभी ये रामकृष्णन साहब के नोट पूरी लूँगा और हमारे 9 राज्यों में सरकारें, हम सब ट्राइबल मिनिस्टर को कहूँगा कि आपके इसमें आप इसको प्रोविजन करिए और हर तालुका में ट्राइबल्स को ये नॉन एडिबल ऑयल सीड जो है ये कलेक्ट करिए और वेस्ट लैंड पर इसको लगाइए और इसको खरीदी केंद्र शुरू करिए, ताकि इससे ट्राइबल सेक्टर में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको रोजगार मिलेगा। इसलिए वेस्ट लैंड का उपयोग अगर हम लोग इसके लिए जट्रोफा के लिए या बाकी चीज़ों के लिए करते हैं तो मुझे लगता है ये आवश्यक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए थोड़ा सी चर्चा होती है, वो है जट्रोफा का जो प्रोडक्शन होता है, जो समय लगता है, उसके लिए इसमें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑयल परसेंटेज बढ़े, ताकि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी उससे बढ़ेगी। और इसलिए मैं आप सबको सुझाऊंगा कि हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये बायोफ्यूल सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। तिवारी साहब बैठे, वो जब प्लानिंग कमीशन में थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने इसके बारे में अनेक योजनाएं भी दी, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और जब गवर्नमेंट में ऐसा ही हुआ है, जब सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ किसी ने काम नहीं करना। ये सरकार में अर्थ ही यही होता है, और एक डिपार्टमेंट कोई नई बात, दूसरा उसके टांग खींचने का काम करता है। जब तक इंडिपेंडेंट कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, उसका सेक्रेटरी नहीं होगा, उसके नीति निर्धारण नहीं होगी, नहीं तो वो चलते रहेगा। उस समय हाइड्रोकार्बन में ये जो CBM के बारे में थी, तो उसके लिए झगड़ा चल रहा था कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि ये कोल मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसी पे 4-5 साल निकल गए। और इसलिए ये बायोफ्यूल है, सब बोलते हैं आप इनकरेज करो, और काम कोई कर नहीं देता। जो आता है उसको आड़ा आके उसको रोक देता है, क्योंकि लॉबी स्ट्रांग नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के पास इसको दिया हुआ है, पर उसके बाद इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ जोड़कर उसको वेस्टलैंड और उसके साथ साथ ये जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग इस वेस्टलैंड का उपयोग करके इस देश के करोड़ों युवाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो किसान के बच्चे हैं, उनको रोजगार की निर्मित वहाँ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सोचना चाहिए। और दिस इज अ सेक्टर जो इस देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार दे सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बायोडीजल अच्छा है। इथेनॉल से कार्बन पोल्यूशन कम होता है, सल्फर पोल्यूशन कम होता है। ये जो डीजल पेट्रोल है, इसके लिए तो पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा साबित हुआ है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देश की इकोनॉमी, देश की आज की स्थिति को देखते हुए ये इथेनॉल और बायोडीजल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ट्राइबल सेक्टर के लिए एक नई संजीवनी होगी। जो समाज के जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो असहाय है, जो आज आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं, जिनके बच्चों को रोजगार नहीं है, वो अगर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल जैसे क्षेत्र में उनको नए रोजगार मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश की इकोनॉमी बदल सकती है।
और इसलिए वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। जहाँ तक शुगर फैक्ट्री की बात है, उसकी भी इकोनॉमी बदल जाएगी, क्योंकि शुगर फैक्ट्री चलाना ये इकोनॉमिकली वायबल कंसेप्ट नहीं है। बहुत से शुगर वाले यहाँ आए, हमारे यहाँ तो शुगर हम तो राजनीति के लिए चलाते हैं। मैं 5 साल से शुगर फैक्ट्री चला रहा हूँ, हर फैक्ट्री के पीछे 5 करोड़ का साल में घाटा होता है। तो हम शुगर फैक्ट्री इसलिए चलाते कि हमारी राजनीति उसके ऊपर चलती, इसलिए चलाते क्योंकि उससे चुनाव जीतते हैं। अभी 2 जिला परिषद हमने एक शुगर फैक्ट्री खरीदी की, वो प्रफुल्ल पटेल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं एक बार गया, 1,35,000 किसान थे, एक बार गया, भाषण दिया, एक फैक्ट्री खोली, दोनों चुनाव हमने स्वीप कर दिए। तो हम कहे कि 5 करोड़ गए तो इधर पावर में हम लोग फायदा कमाते और शुगर में कमाते। पर अभी इस साल से मैं शुगर में भी फ़ायदा कमाऊंगा, क्योंकि इस बार शुगर केन का ये ज़्यादा प्लांटेशन हुआ है। और अगर हम 7 महीने भी हमारे प्लांट और अगर शुगर बगास पर चलाएंगे तो हर महीने में 5 करोड़ की बचत है, तो 5 करोड़ में 35-40 करोड़ की बचत हो जाएगी। तो हमारा शुगर में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा बायोमास में इंटरेस्ट है। ऐसी स्थिति आ गई कि शुगर का क्या होगा, इससे हमको बायोमास ज़्यादा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसमें मैं मुंबई को 17 करोड़ रुपए की महीने की बिजली देता हूँ और उसमें महीने में 4-5-6 करोड़ कमाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि शुगर का जो होगा सो होगा, इथेनॉल का जो होगा सो होगा, पहले पावर ठीक से चले तो इसका घाटा उसमें चलते रहे। तो आज मुझे लगता है कि ये कोजेनरेशन में पावर ये भी बहुत प्रॉफिटेबल है। हम राइस हस से 8 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं, अभी कॉटन स्टिक्स का उपयोग उसमें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन जनरेट बायोमास, एंड बाय यूजिंग बायोमास वी कैन जनरेट पावर। 55,000 मेगावाट पावर का शॉर्टेज है। 12 प्लान में कोल अवेलेबल नहीं है। जिस न्यूक्लियर पावर की चर्चा बहुत हुई देश में, अभी एक भी प्लान का पता नहीं कि आने वाले 5 साल में तो भी कोई न्यूक्लियर पावर शुरू होगी कि नहीं होगी, भगवान कोई मालिक, मुझे तो कोई दिखता नहीं। यूरेनियम हमारे पास नहीं है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की हमारी क्षमता है 50,000 मेगावाट हिमाचल की है, 55,000 उत्तराखंड की है। हमारे इन्वायरमेंट के लोग ऐसे कि अभी तक मुश्किल से वो 3 और 3,500 मेगावाट के ऊपर नहीं जा पाए। अरुणाचल में 65,000 मेगावाट पावर का पोटेंशियल है, वहाँ भी स्थिति ऐसी है कि प्रोजेक्ट अभी लटके हुए हैं। इस देश में मैंने एक बात देखी कि मुंबई और पुणे के बीच में मैं एक्सप्रेस हाईवे का काम कर रहा था, और बहुत अच्छा एक्सप्रेस हाईवे बना है, कभी आपने देखा होगा। 140 किलोमीटर रोज की स्पीड से वहाँ गाड़ी जाती है। तो मैं रोज़ लेटर रिसीव करता था, रिट पिटिशन, कि बोलता था काम बंद करो। जो आता था वो बोलता था काम बंद करो। इस देश में काम करो कहने वाले लोग लगभग नहीं के बराबर हैं। काम शुरू किया कि बंद करो कहने वाले रोज आते हैं, कोर्ट से आते हैं। तो देश की तरक्की कैसे होगी, देश कैसे डेवलप होगा? मुझे लगता है इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए। वी नीड इन्वायरमेंट, वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड पावर, वी नीड गुड क्लाइमेट। दोनों चीज़ों का समन्वय कर हम जब जाएंगे तो होगा। और ये जो इथेनॉल में और एक है कि जो स्पेंट वॉश निकलता है उससे मैं 2.5 मेगावाट पावर तैयार करता हूँ, मीथेन तैयार होता है। मीथेन को कॉम्प्रेस किया तो उससे सीएनजी तैयार होता है, इससे गाड़ियाँ चल सकती है। मुझे लगता है कि ये जो बायोफ्यूल है ये सेक्टर ग्रामीण क्षेत्र में रिवोल्यूशन कर सकता है। मैं 1 महीना पहले उत्तराखंड में गया था। वहाँ हिमाचल में ऊपर में गाँव है, सब चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर बैठे थे। वो कह रहे थे वहाँ बिजली नहीं ले जा सकती, कोई लाइन नहीं डालने देते। तो मैंने उनको पूछा कि ये वहाँ एक प्रॉब्लम है कि जो पेड़ की पत्तियाँ नीचे आती है उसको आग लग जाती है और बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये पत्तियाँ इकट्ठा करो और जहाँ बिजली नहीं जाती वहाँ गैसीफायर लगा दो, और बाय गैसिफिकेशन 3 मेगावाट 4 मेगावाट पावर तैयार कर दो, उन गाँव को बिजली मिल जाएगी। तो चीफ सेक्रेटरी बोले बहुत अच्छी आइडिया है, मतलब गैसिफिकेशन करो। और वही के किसान आकर वो पत्तियाँ इकट्ठा करके, जंगल में प्रॉब्लम है उसका आग लगती है, और उसको उठाकर गैसीफायर में डाल दो, बाय गैसिफिकेशन पावर मिल जाएगी। तो उत्तराखंड के हिमाचल के ऊपर में लोगों तक बिजली मिल जाएगी, ना बिजली जनरेट करने की जरूरत है, न ले जाने की जरूरत है। तो कितने ऐसी बातें हैं कि जो वहीं के वहीं रोजगार निर्माण कर सकती है। तो बेसिक जो हमारा एम्फेसिस है
वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और इसकी प्राथमिकता इस देश में बने ताकि किसानों की इकोनॉमी सर्वाइव हो, किसानों के युवाओं को रोजगार मिले, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करके इसका काम हो। और ये इतना देश हित का विषय होने के बाद 6 साल हुए, इस पर क्यों नहीं होगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक बार मैं गया था तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी आपकी बात सही है, पर अगर ये इथेनॉल शुरू हुआ तो मुझे लोगों ने कहा है कि वाटर लेवल नीचे जाएगी। मैं हंसने लगा, मैंने बोला इथेनॉल से वाटर लेवल कैसे नीचे जाएगी? आप देवरा साहब, आपने किसने बताया आपको वाटर लेवल नीचे जाएगी? इसका क्या संबंध है? ये कभी कभी जो आता देश में कहता है, और यहाँ कोई लॉबी नहीं है। एक काम करना पड़ेगा अन्ना साहब आपको कि ऑल पार्टी एमपीज को मिलकर ये बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल और ये किसानों के हित में कैसा है इसकी जानकारी सबको देनी पड़ेगी, इसका प्रेजेंटेशन सबको करना पड़ेगा। ऑल पार्टी एमपीज को करिए, कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है। दिस इज ए सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड विद द रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। दिस इज ए सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। This is a subject which is related with giving more employment potential to the rural and agriculture sector. Farmer suicides, गरीबी, भूखमरी, महंगाई, जिससे कारण पूरी ग्रामीण जनता ग्रस्त है और जो शहरों की तरफ मौजूद बनने के लिए यहाँ आ रही है। कितने बड़े प्रमाण पर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक समय 85 और 15% परसेंटेज था, अब 50-50 पर आ रहा है। गांव के और से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर के प्रश्न बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लगातार हमने एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को निगलेक्ट किया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस। अगर सही नीतियों को अगर अपनाएंगे तो देश के सामने हम अनेक सवालों को सुलझा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और इसलिए हमने जो हमारी विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें भी हम बायोफ्यूल का स्पेशल चैप्टर लिख रहे हैं कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। रामकृष्णन जी ने जो मॉडल दिया है कर्नाटक का, बहुत ही अच्छा है और अन्य राज्य सरकार ने उसको करना चाहिए। इसके लिए मैं मेरे तरफ से कोशिश करूंगा और मैंने तय किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है कि मैं अब 2 दिन कर्नाटक में जाऊंगा तो 1 दिन केवल आपका यह देखने के लिए मैं रखूँगा। मैं निश्चित रूप से आपका ये देखना चाहता हूँ। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सरकार के लेवल पर इंकरेज करना चाहिए ताकि हम लोग धीरे धीरे इसमें अगर इथेनॉल बेस्ड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को अगर डेवलप कर पाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात हो सकेगी। अभी एक ही पॉजिटिव बात हुई है 15 दिन में कि अभी इथेनॉल का पहले 27 रुपये लीटर से कुछ इथेनॉल का ऑर्डर पहली बार मिला है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इसमें आगे अगर जाएगी तो निश्चित रूप से किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों के लिए, शुगर फैक्ट्री के लिए वरदान होगा। एक अच्छे विषय पर आज हमारी विचार गोष्ठी हो रही है। इससे जो नीतियाँ तय होगी उसको सेंट्रल लेवल पर किसानों के हित में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में हम पूरी कोशिश करेंगे, ये विश्वास आप सबको देता हूँ। फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ आए हो। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।